हेलो गाइस, तो स्वागत है वापस से आपका मेरे इस वीडियो में और हमारे चैनल देवेंद्र क्लासेस सेंटर पर। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रमुख अनुसूची के बारे में। देखो, अनुसूची तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, अलग अलग चैनल से आपने पढ़ी होगी, किताबों से पढ़ी होगी, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर पढ़ाने का नहीं है। फिर क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको चीज़ें सरल तरीके से इस तरह पढ़ाई जाए ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहे और आपको बार बार परेशानी ना हो और आप सिलेक्ट हो सके। यही हमारा मेन मोटिव है। तो गाइस, मैं आज आपको प्रमुख अनुसूची याद कराने की कोशिश करूंगा। जिस तरह के पिछले वीडियो में हमने प्रमुख भाग आपको अंगुलियों पर याद कराने की कोशिश की, तो उसी तरह से मैं आप प्रमुख अनुसूचियाँ याद कराने की कोशिश करूंगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इस तरह की कहानी स्ट्रक्चर बनाने से हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो गाइस, एक बात आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को आपको रिवाइज करते रहना है, इस कहानी स्टोरी को अपने माइंड में फिट करके रखना है ताकि उससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख अनुसूची के बारे में। हमारे संविधान में जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब प्रमुख 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। तो हम बात करेंगे कौन कौन सी अनुसूचियाँ कब कब और कैसे जुड़ी है, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अपने भाई बंधु दोस्त या बांधव अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसे भी ये चीज़ भेजिएगा ताकि वो भी इनको पढ़े और फायदा उठा सके। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। प्रमुख अनुसूचियों में पहली अनुसूची आती है राज्यों के नाम और क्षेत्र। चाहे वो भाग हो, चाहे अनुसूची हो, चाहे आर्टिकल हो, सबसे पहले बात की जाती है राज्य के बारे में। राज्य से यहाँ पर अर्थ है देश के बारे में, यानी कि संघ के बारे में, कि हमारे संघ की यानी कि हमारे देश की कहाँ तक की सीमा है, कहाँ तक का क्षेत्रफल है। तो उसी के बारे में बात करती है अनुसूची एक, राज्यों के नाम और क्षेत्र के बारे में। उसके बाद में दूसरी आती है भत्ते और विशेष अधिकार के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुसूची का महत्व क्या है। देखो, अनुसूची इसलिए बनाई जाती है जो विशेष कार्य है, जिसको आर्टिकल में समझाना मुश्किल होता है, तो उसको विशेष अनुबंधों को समझाने के लिए अनुसूचियाँ बनाई गई है ताकि इसमें कुछ विशेष चीज़ें प्रदर्शित की जाए जो अलग से हो और समझने में आसानी हो, इसलिए अनुसूचियाँ बनाई गई है। तो हम अनुसूची की बात कर रहे थे। पहली अनुसूची बोलती है राज्यों के नाम और क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची बोलती है भत्ते और विशेष अधिकार के बारे में। यहाँ पर विशेष अधिकार और भत्ते किस किस के हैं, तो यहाँ पे 9 लोगों के यानी कि 9 पद के विशेष भत्ते और अधिकार की बात की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। उसके बाद में आपका विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद है अगर कहीं पर, तो उसकी बात की जाती है। इस तरह के भत्ते की यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की यहाँ पर भत्ते यानी वेतन की बात की जाती है और कुछ विशेष अधिकार है उनकी बात यहाँ पर की जाती है। तो ये आता है भत्ते और विशेष अधिकार, और पहला आता है राज्यों के नाम। उसके बाद में आता है शपथ और प्रतिमान। देखो गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में इसको समझने के यानी कि याद करने की एक ऐसी मेथड बताऊंगा जो ना ट्रिक है और ना ही कोई रटना है, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगी। तो पहले समझा देता हूँ। तीसरी आती है शपथ और प्रतिमान के लिए। तो जो भी यहाँ पर वेतन भत्ते की बात की गई है, उन्हीं प्रकार के 9 पदों के लिए यहाँ पर शपथ की बात भी की गई है। उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो या फिर जज वगैरह है, तो इनके यहाँ पर शपथ की बात की गई है। बाद आती है अनुसूची 4, जिसमें केंद्र और यूटी में राज्यसभा सीट के आवंटन की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 में आता है, क्योंकि 80 पर्टिकुलर राज्यसभा के लिए है और 4 जो है उसमें केंद्र और यूटी के बारे में बात की गई है। तो केंद्र और संघ शासित प्रदेश में राज्यसभा सीट किस तरह से आवंटित होगी, कितने लोगों पर कितनी सीट और कहाँ कहाँ पर कितनी सीट रखी जाएगी, उसकी बात आपके अनुसूची 4 में की जाती है। उसके बाद में आता है अनुसूची 5, जिसमें एसटी एससी क्षेत्र में प्रशासन और उपबंध की बात की जाती है, जो कि आर्टिकल 244 में आता है। भाग में भी हमने अनुसूची और अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ा था, तो आपको उसको भी याद रखना है। और यहाँ पे बात आती है अनुसूची 5 में एसटी एससी क्षेत्र में प्रशासन और उपबंध, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र है या हरिजन का क्षेत्र है, वहाँ पर किस तरह से प्रशासन किया जाना चाहिए, वहाँ पर कौन कौन से रूल रेगुलेशन होना चाहिए, जिससे कि उनकी मौलिक अधिकारों का हनन ना हो और कुछ चीज़ें जो उनकी बनाई हुई है पुरातन काल से, उनका भी हनन ना हो, प्रकृति का नुकसान ना हो। उसके बाद में आती है अनुसूची 6। अनुसूची 6 बोलती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में प्रशासन, आर्टिकल 275। देखिए गाइस, हुआ क्या, जब हमारे देश में संविधान बना उसके बाद में असम, मेघालय, त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है वो बहुत बिछड़ा हुआ है। आज भी वहाँ पर बहुत उन्नति नहीं हुई। उसका प्रमुख कारण वहाँ पर जनजाति क्षेत्र है। उसके बाद में वहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, अधिक वर्षा का क्षेत्र है, चेरापूंजी, मेघालय वगैरह का, वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। उसके बाद में वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जिस कारण से डेवलपमेंट बहुत कम हो पाता है। तो उन्हीं को विकसित करने के लिए हमारे देश में अनुसूची में संविधान 6 में अनुसूची 6 है, जिसमें लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में प्रशासन की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 275 में आता है। इसको याद करने के मैं 2 तरीकों आपको बताता हूँ कि अनुसूची 6 में किन किन राज्यों की बात की गई है प्रशासन की, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 7 राज्य आते हैं, 7 बहनें भी कहते हैं। 7 राज्य कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश आता है, आपका असम आता है,
आपका मणिपुर आता है, नागालैंड आता है और 4 ये आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो इस तरह से 7 आते हैं, पश्चिम बंगाल उसमें नहीं आता है। तो उसमें से हमारे को 4 याद रखना है। तो 4 कौन-कौन से? तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। एक तो यहाँ पे असम होता है, उसके नीचे यहाँ मेघालय होता है, उसके बाद में यहाँ पर आपको त्रिपुरा मिलता है और जो नीचे वाला है वो है मिज़ोरम। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। या फिर छोटी-सी ट्रिक है इसकी छोटी सी ट्रिक ये है, अरुण की अरुण की नागमणि, अरुण की नागमणि, इन चारों को छोड़कर, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर, इन तीनों को छोड़कर जो भी 4 बचते हैं वो हमें याद रखना है। वो अनुसूची 6 में आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती अनुच्छेद। उसके बाद में आर्टिकल उसके बाद में अनुसूची 7 आती है। अनुसूची 7 बात करती है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में। हमारे देश में क्या है, राज्य के लिए कुछ अलग प्रावधान है, राज्यों के लिए अलग प्रावधान है, उसके बाद में संघ के लिए कुछ अलग प्रावधान है और संवर्ती सूची में वो प्रावधान आते हैं जिसमें राज्य और संघ दोनों का अधिकार होता है। आर्टिकल 246 के तहत ये बात की गई है। इसमें अलग अलग संविधान के तहत बहुत सारे पार्ट है। तो संघ सूची में पहले जो पार्ट थे यानी कि विषय थे वो कितने थे, वो थे 97 और वर्तमान में हो गए 100, 3 इसमें बढ़ा दिया। राज्य सूची की बात करते हैं, राज्य सूची में कितने, तो राज्य सूची में पहले थे 61 और अभी राज्य सूची में पहले थे 66 और अभी हो चुके हैं 61। संवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें पहले थे 47 और अभी हो चुके हैं 52। तो ये विषय है यहाँ पर, इसके बारे में बात की गई है। तो यह आता है अनुसूची 7 के बारे में। उसके में आती है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषा की बात की गई है कि हमारे देश में कौन कौन सी भाषा बोली जाएगी, जिसमें 14 भाषाओं की बात की गई है, जो आती है आर्टिकल 344 से लेकर 351 के बीच में। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे देश में संविधान बना उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में इसमें और भी भाषाएं ऐड की गई और इस तरह से वर्तमान में हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन सी भाषा कब ऐड की गई। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंधी भाषा की। सिंधी भाषा है जो कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो है सिंधी भाषा। उसके बाद में 1992 में हमने 71वां संविधान संशोधन किया और 3 भाषाएं जोड़ी थी, जिसको याद रख सकते हो आप नमक से। नमक में कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, बोर्ड मास से आपको याद रखना है। बोर्ड मास में क्या है, बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। कौन कौन सी भाषाएं, 4 भाषाएं। बोर्ड मास का रूल होता है गणित में, उसके माध्यम से आप याद रख सकते हो। अब गाइस इसको याद करने के लिए मैंने छोटी सी पैटर्न बनाया है, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा। आप मान लो आप पढ़ाई लिखाई करते हो अच्छे से, आपने यहाँ पे क्लास ली और अच्छे से आपने पढ़ा और आपका कोई एग्जाम अच्छे से ऑफिसर क्लियर हो गया, यूपीएससी पीएससी आदि बड़े लेवल के कोई भी एग्जाम क्लियर कर दिया आपने और आप जाते हो किसी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ज्वाइनिंग हो जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग होगी तो आप क्या देखोगे, क्षेत्र देखोगे ना। तो अनुसूची 1 बोलती है क्षेत्र के बारे में कि क्षेत्र कहाँ है, कौन सा क्षेत्र मिलता है, आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल गया है। उसके बाद में भत्ते बाद में देखोगे कि आप भत्ते कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। भाई सैलरी के लिए तो काम कर रहे हैं, तो सैलरी हमें कितनी मिलेगी अगर हम नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइनिंग लेते हैं। तो आपने पहले क्या देखा, क्षेत्र देखा नॉर्थ ईस्ट, दूसरा देखा सैलरी 80,000 मान लो, तो आपने देखा सैलरी, ऑफिसर थे आप। तीसरा आपने देखा शपथ प्रतिमान, तो आप वहाँ पे जाओगे, शपथ लोगे, यहाँ पे भी आपकी शपथ होगी कि हम पूर्णता से काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। बात की बात है, करो नहीं करो, तो आप करोगे और आपको करना भी चाहिए, शपथ लोगे और आप ईमानदारी से काम करने के लिए एक शपथ ग्रहण करते हो। तो तीसरी चीज हो जाती है शपथ की बात। चौथी आती है केंद्र और यूटी में राज्यसभा सीट। अब देखो इसको कैसे याद रखना, अनुसूचित 4 में बोलता है केंद्र और राज्य में राज्यसभा की सीटें किस तरह से निर्धारित होगी। तो इसको ऐसे याद रखना है कि आप जब ऑफिसर बन के गए तो आपने वहाँ पर सीटों का आवंटन किया कि किसको क्या पोस्ट देना है, किसको कैसे काम करवाना है। जैसे कोई यूपीएससी वाला अधिकारी बन के जाता है तो वो ये चीज़ें करता है, तो आप भी ऑफिसर बन के गए तो आपने वहाँ पर क्या करा, वहाँ पर सीटों का आवंटन किया कि भाई इसको चपरासी बनाओ, इसको यहाँ काम दो, इसको वैसा काम दो। इस तरह से आपने आवंटन किया। तो सबसे पहले आपको क्षेत्र मिल गया, फिर आपने सैलरी देख ली, फिर आपने शपथ ले ली। उसके बाद में आप क्षेत्र का आवंटन करने गए, सीटों का आवंटन करा। फिर आपने देखा कि एसटी एससी क्षेत्र में वहाँ पर हालात बेकार थे, तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, मैंने आपको बता चुका। तो आपने इसके लिए फिर सुधार के लिए फाइल खोली तो आपको पता चला कि वहाँ पर एसटी एससी क्षेत्र में प्रशासन खराब है। तो फिर आपने जब फाइल खोली तो आपको पता चला कि हमारे राज्य नहीं बल्कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम चारों राज्यों में सिस्टम खराब है। तो आपने फिर इसको सुधार करने की कोशिश की। फिर आपने जब सुधार किया तो आपने सूचियाँ बनाई। क्या सूचियाँ बनाई आपने, बनाई संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो आपने क्या करा, सूची बनाई।
तो उसके बाद में फिर सूची बनाई तो आपको क्या हुआ, नॉलेज आया। काय का नॉलेज आया, भाषा का नॉलेज आया। तो इस तरह से आपको 14 भाषाओं का ज्ञान होगा। तो आपको सूचियाँ इस तरह से ज्ञात करना है कि किस तरह से अनुसूची होती है। पहला आपकी होती है ज्वाइनिंग, आप क्या करते हो, क्षेत्र देखते हो, क्षेत्र देखने के बाद में आप क्या करते हो, वेतन का देखते हो कितना मिलेगा। उसके बाद में आप क्या करते हो, शपथ लेते हो। शपथ के बाद में आप क्या करते हो, सीटों का आवंटन करते हो। फिर आप वहाँ पर देखते हो एसटी एससी की स्थिति क्या है। फिर आप असम मेघालय क्षेत्र में आपकी ज्वाइनिंग होती है, उसकी भी हालात देखते हो। उसके बाद में आप क्या करते हो, आप सूचियाँ बनाते हो और सूचियाँ बनाने के बाद में आपको भाषा का ज्ञान आ जाता है। बस इतनी सी। अब गाइस जो आपने 8 अनुसूचियाँ देखी वो हमारे संविधान में पहले से थी, लेकिन जो 4 अनुसूचियाँ है वो अलग से जोड़ी गई। कब जोड़ी गई और क्यों जोड़ी गई, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 9th अनुसूची की, जो है भूमि सुधार से संबंधित जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए। तो गाइस हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार जमींदारी के लिए जोड़ी गई, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची का रूल क्या था, 9वीं अनुसूची का रूल ये था कि इसमें जो भी चीज़ें डाली जाती, जो भी विषय इसमें डाल दिए गए थे, उसको फिर पुनः न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता था। लेकिन होता क्या है कि 2007 में एक केस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है और कहता है कि 24 अप्रैल 1975 के बाद में जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस सूची में डाली गई है, उसमें हम न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। ये चीज़ें कौन बोलता है, सुप्रीम कोर्ट कब बोलता है, 2007 के एक केस होता है उसमें। तो 1951 में था, जो बचाव के लिए डाली गई थी और जो चीज़ें इसमें डाली जाती थी उसका पुनरावलोकन नहीं होता था। लेकिन जो इसमें शुरुआत में थे 13 सब्जेक्ट थे और बाद में आज 284 सब्जेक्ट इसमें लगभग हो चुके हैं। तो पुनरावलोकन अब हो सकता है, कब हो सकता है, 24 अप्रैल 1975 के बाद वाले सब्जेक्ट में। और इस समय पर 13 जजों की एक बैठक बैठी थी, केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसमें हमारे संविधान के मूल ढांचे की बात की गई थी। 10वीं अनुसूची के बारे में, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ये आती है दल बदल से संबंधित। दल बदल क्या चीज़ है, देखो गाइस मैं बता देता हूँ कि हमारे समय में जब संविधान बना उस समय बहुत सारी पार्टियां हो गई थी, अलग अलग पार्टी, क्योंकि हर पार्टी अपना वर्चस्व चाहती थी और इन पार्टियों में दल बदल का गेम ज़्यादा होने लगा था। कोई दल इधर चल जाता, कोई पार्टी सब, कोई नेता इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में क्यों आ रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था इस पार्टी में हम जीत जाएंगे, इसमें हमको पब्लिसिटी मिलेगी। लेकिन होता यूँ है कि इस चीज़ों का कारण से ज़्यादा परेशानी अफरा तफरी हो चुकी थी। संविधान ने निर्णय लिया, विधेयक बनाया कि दल बदल नहीं करेंगे, जो दल बदल करेगा उसकी पार्टी से वैल्यूएबल यानी कि अध्यक्षता खत्म कर दी जाएगी। तो इस कारण से दल बदल का संविधान में अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इस चीज़ को जोड़ा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब आती है अगली 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के बारे में जब भाग हमने पढ़ा था तब अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। मैं आज ही बता देता हूँ क्या थे कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा इन चीज़ों को जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड है, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जोड़ी गई थी। इसमें भी यही बात है कि 11वीं अनुसूची में पंचायत तो जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992-93 से, लेकिन इसको पूर्णतः लागू किया गया था वो तारीख थी 23 अप्रैल 1994। और जो नगर पालिका का सिस्टम है वो लागू किया गया था 1 जून 1994 से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले चुनाव हुआ था वो था मध्य प्रदेश में, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो गाइस आपको इसको कैसे याद रखना है, इसे भी आप नॉर्मल याद रख सकते हो, 12 चीज़ें में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि आपको भाषाएं सीख में आ गई थी जब अनुसूची बनाई, अनुसूची के बाद में संवर्ती सूची वगैरह बनाई। सूची बनाने के बाद में आपको बहुत सारा भाषा का ज्ञान आ गया। भाषा के ज्ञान से आपने क्या करा, जब देखा तो आपने देखा कि भू सुधार करते, क्योंकि जब फाइल आपने खोली तो वहाँ पे देखा कि इसमें तो बहुत भूमाफिया है, तो आपने भूमि सुधार का सोचा, तो भूमि सुधार से आ जाएगा 9th अनुसूची। भूमि सुधार के बाद में आपने देखा कि यहाँ पर तो बहुत दल बदल हुआ है। भूमि सुधार के बाद में आपने देखा कि इस भूमि सुधार के संशोधन किया जाए और इसमें बहुत दल बदल हुआ है, तो आपने वहाँ पर दल बदल करने का सोचा। दल बदल किया तो फिर आप गए पंचायत में। पंचायत में आपने देखा कि यहाँ पे काम नहीं होगा, क्योंकि पंचायत में पूछताछ करी तो नहीं हुआ, तो फिर आप गए नगर पालिका में। तो इस तरह से आपको याद रखना है, छोटी सी चीज़ें हैं, 12 चीज़ें इसमें आती है। जैसे आपको मैं याद करा देता हूँ यहीं पे। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपकी नौकरी लगी, आपने क्या देखा आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होती है, तो आपको पहले याद रखना है राज्य। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई, दूसरी चीज़ में क्या हुआ, दूसरी बात आपने देखा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो वेतन, दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या हुआ, आपने शपथ ली। चौथी अनुसूची में क्या हुआ, आप गए जहाँ पे ज्वाइनिंग हुई वहाँ पर आपने सीटों का आवंटन किया। 5वीं अनुसूची में जाते हैं, 5वीं अनुसूची में क्या हुआ था, वहाँ पे आप एसटी एससी के बारे में देखते हैं कि इनकी स्थिति बहुत बेकार है। फिर आपने देखा कि यहाँ पर हमारे नहीं बल्कि आस साइड के राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के भी हालात खराब है, तो 6ठी अनुसूची में आपने ये देखा। फिर 7वीं अनुसूची में आपने क्या करा, फिर आपने सूचियाँ बनाई कि कौन कौन सी सूची यहाँ बन रही, समवर्ती राज्य सूची बनाई। फिर 8वीं अनुसूची में आपने क्या करा, सूची बनाने के बाद में वहाँ पर
आपने भाषा को ज्ञान लिया, क्योंकि आपको सूची बनाने में बहुत सारी भाषाएँ आ चुकी थी। 8वीं अनुसूची के बाद में फिर आपने 9वीं अनुसूची में गए। 9वीं अनुसूची में क्या हुआ, भूमि सुधार के लिए काम किया, जो कि प्रथम संविधान संशोधन था। उसके बाद में क्या हुआ, 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल देखा आपने कि यहाँ पे दल बदल बहुत हुआ है। फिर आपने क्या करा, पंचायत में गए और फिर आप नगर पालिका गए। तो इस तरह 12 अनुसूची आपको याद रखना है। तो गाइस मैंने आपको एक छोटा सा प्रयास किया इन अनुसूची को याद कराने का। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो गाइस मैं आपको ऐसे ही रोचक और रोमांचक वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। आपको ऐसा लगे नहीं कि हमको रटना पड़ रहा है, रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको चीज़ें सिर्फ ऐसे ही उँगलियों पे याद होती रहेगी अगर आप जुड़े रहेंगे तो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।